हाँ साथियों नमस्कार। गोमती में सुल्तानपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा जो होने वाली है फरवरी में, उसके विषय में जो जीएस का भारतीय इतिहास के विषय में आपको बताएंगे। देखिए, जो भी सिलेबस है, हमने आपको परीक्षा का सिस्टम क्या है, कौन योग्य है, कौन फॉर्म भर सकता है, क्या मानक है, उसके विषय में बताया था। मैंने सिलेबस का विषय देना शुरू कर दिया है। जो सिलेबस है, जो जीएस का है, हिंदी का है और रीजनिंग का है, मैथ का, तो हमने जीएस का जो सिलेबस कल आपको दिया था, भारतीय इतिहास पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है, विज्ञान पढ़ना है, जो भी कुछ पढ़ना है हमने बहुत अच्छा बना। आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आप सबसे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब आपको हम जीएस का क्रमवार एक एक बिंदु देंगे। जो इसमें जीके का जितना भी है, चाहे उसको जीके कर लीजिए, चाहे आप जीएस कर लीजिए, चाहे जीए कर लीजिए, जनरल नॉलेज, जनरल स्टडी या जनरल अवेयरनेस, जो भी कुछ है हम आपको बहुत अच्छी तरह से देते जाएंगे। तो मुख्य रूप से जो है आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और आपको परीक्षा संबंधी जो भी जीके का और हिंदी का पूरा पैटर्न हम आपको अभी बहुत जल्द ही देंगे। तो आप ये जान लीजिए कि पुलिस भर्ती परीक्षा में जो भी जीके का टॉपिक है, एक एक टॉपिक पे हमने बहुत अच्छा वीडियो बनाया हुआ है और उसमें क्या क्या पढ़ना है, काम कैसे किया जाए, उसके विषय में जानकारी हमारे चैनल पे आप रिसर्च करके आप उसमें जाकर देख सकते हैं कि पुलिस भर्ती का जो जीके का सिलेबस है तो है। अब उसमें भारतीय इतिहास, अब भारतीय इतिहास देखिए बहुत लंबा है, प्राचीन, मध्य, आधुनिक या साइंस, किसी भी तरह से उसमें आप उलझिए मत। आपको बहुत सटीक एक ओवर विज्ञान पूरे सिलेबस लेना है, क्योंकि इतिहास, भूगोल और विज्ञान, इकोनॉमिक्स, पर्यावरण, पॉलिटी, इन सब के बाद उसमें उत्तर प्रदेश स्पेशल कुछ राजधानियां हैं, पड़ोसी देश है और विमुद्रीकरण है, आतंकवाद है, आंतरिक सुरक्षा है, साइबर क्राइम है। इन सब से आपको छोटे छोटे वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो हम आपको आज भारतीय इतिहास जो भाग एक, देखिए हम आपको जो भी वीडियो बनाएंगे उसमें जब जीके शुरू हो रहा है तो भारतीय इतिहास चलेगा, फिर भूगोल, फिर विज्ञान, इस तरह से क्रमबद्ध तरीके से वीडियो आपको देते रहेंगे। और उसमें बराबर हम जीके भाग 1, भाग 2, भाग 3, जिससे आसान रहे कि 10, 15, 20, 25 जो भी वीडियो बने आपको आसानी से मैटर मिल जाए और उसमें जाके आप हमारे प्लेलिस्ट से आप देख सकें। देखिए, भारतीय इतिहास पढ़ना है तो इसमें 3 भाग हैं आपको। प्राचीन भारतीय, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक, 3 तरह के आपको इतिहास पढ़ने हैं। तो अब क्वेश्चन टोटल जीएस से 37 आने हैं। तो प्राचीन इतिहास है, इसमें हम आपको हड़प्पा, वैदिक, सिंधु, उत्तर वैदिक, इस तरह से आपको पूरा सिलेबस मिलेगा। तो मुख्य रूप से हम आपको इसमें जो भी टॉपिक है वो क्रम तरीके से आपको पढ़ाएंगे। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे उसके विषय में। जैसे सबसे पहले प्राचीन इतिहास के विषय में देखिए, प्राचीन इतिहास अगर आप देखते हैं तो आद्य ऐतिहासिक काल से प्रारंभ होता है और उसमें जो है मुख्य रूप से सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कहां से क्या शुरू किया जाए। तो हम वैदिक काल से उसको ले लेते हैं कि वेद, पुराण या जो प्राचीन ऐतिहासिक आगमन हुआ वहां से सुनते। तो आप हमारे वीडियो को सुनते रहिए, आप कॉपी ले लीजिए, एक नोट ले लीजिए। देखिए, जहां से पढ़ रहे हैं वहां से पढ़ते रहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि आप हमारे वीडियो को देखते रहिए। इसमें जो लिखा हुआ है वो कि आप उसको जो है कि समझते रहिए जो है। और मुख्य रूप से जो है उसमें आपको बेसिक चीजें आप पता चल जाएंगे। आप लिखते जाइए, जो क्रमबद्ध रूप से लिखेंगे तो आपको स्वयं एक नोट तैयार हो गए। जैसे हमारा वीडियो सुन रहे हैं, सुनते गए, कोई पॉइंट आया लिख लिए, या व्हाइट बोर्ड हमारे बोर्ड से देख लिख लिए, या वीडियो देख के उसी ग्रुप को देख लिख लिए, तो आपका ऑलरेडी एक नोट्स जो है वो तैयार होता चला जाएगा और वो आपको रिवीजन मदद करेगी। फिर आपको वीडियो देखने में जो टाइम लगेगा एग्जाम समय में दिक्कत नहीं आएगी। जैसे हमारा कोई वीडियो आधा घंटा का है, कोई 20 मिनट का, कोई 35 मिनट का, कोई 45 मिनट का, बहुत लंबा हम लेंथी नहीं कर रहे हैं जिससे आपको पूरा आनंद आ जाए। लेकिन अगर आप उसको एक बार देख लेते हैं, उसको लिख लेते हैं, तो पूरी समरी आपकी एक पेज में आ जाएगी। और दोबारा जब रिवीजन करेंगे, जो आधे घंटे का वीडियो उसको 10 मिनट में रिवीजन कर लेंगे और दोबारा जब एग्जाम टाइम उसको रिवीजन करेंगे तो आप 2-3 मिनट में कर लेंगे। इसलिए उसको लिखना जरूरी है, आप लिखते चलिए। तो देखिए, हम आपको प्राचीन इतिहास से
में जो है सबसे पहले हम ले चलते हैं कि भारत का सबसे प्राचीन वेद धर्म ग्रंथ अगर प्रश्न बनता है, देखिए इसमें जो है इतिहास में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हम क्रम से कुछ चीज सिस्टमेटिक पढ़े रहे। थोड़ा सा लंबी है लेकिन अगर थोड़ा सा सिस्टमेटिक पढ़ेंगे तो वो आसान हो जाएगा। और सबसे मुख्य चीज क्या है कि प्राचीन इतिहास में आपको हम जैसे जो आद्य ऐतिहासिक काल, हड़प्पा, सिंधु सब के विषय में जहां से प्रश्न बन सकते हैं सब चीज देंगे। तो आज हम आपको शुरू करते हैं इतिहास का। श्री गणेशाय नमः अच्छे से कि भारत का सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ, यह प्रश्न बनता है कि सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ, भारत का सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ क्या है? वेद। एक क्वेश्चन आपका बन सकता है वेद। अब धर्मग्रंथ वेद है, इसको आप लिखते रहिए, प्राचीनतम धर्मग्रंथ वेद। अब इसके संकलन करता या इसके रचयिता कौन है, इसको लिखने वाले कौन है, रचनाकार कौन है, जिसको हम संकलन करता कर सकते हैं कि वेद व्यास। इसके संकलन करता कौन है? वेद व्यास। पूरा नाम इनका जानेंगे, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। यह आपको क्लियर हो गया कि प्राचीन धर्म ग्रंथ भारत का क्या है? वेद। इसके संकलनकर्ता रचनाकार वेदव्यास, पूरा नाम महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। आपके टिप प्रश्न होते हैं, उसमें आपका प्रश्न रहेगा कि वेद के रचनाकार कौन, वेदव्यास, इस तरह करके 4 ऑप्शन रहेगा, आपको करना रहेगा। अब वेद की संख्या कितनी? देखिए क्रम से आप पढ़िए, वेदों की संख्या, वेदों की संख्या कितनी? 4। ये भी एक प्रश्न हो गया। पहला क्या है? ऋग्वेद। नंबर 2 क्या है आपका? सामवेद। नंबर 3 क्या है? यजुर्वेद। नंबर 4 क्या है? अथर्ववेद। अब आप समझिए कि एग्जाम में हम आपको बहुत दूर नहीं भटकाएंगे कि जैसे हम पता लगा प्राचीन पढ़ाएं तो पूरा आपका दिसंबर जो बचा हुआ है, जनवरी और फरवरी तक प्राचीन ही चलेगा। लेकिन लगभग हम कल आपको जीएस का 21 टॉपिक बताए थे कि 21 टॉपिक पढ़ना है। अगर सही पढ़े तो उसको 21 साल लग जाएगा पढ़ने में, लेकिन हमको फरवरी में एग्जाम देना है एकदम व्यवस्थित तरीके से कि बस पढ़ के जाए और हमारा काम हो जाए। तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 4 वेद, इनसे भी प्रश्न बनते हैं। ऋग्वेद से प्रश्न बनता है कि ऋग्वेद में मंडल कितने हैं, तो आप सीधे लगाइएगा 10 मंडल। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। इसी तरह नोट्स लिख डालिए, प्राचीन भी है, इसमें क्या है? वंदना, स्तुति, देवताओं की स्तुति या वंदना इसमें की गई है। और सर एक चीज और, इसमें गायत्री मंत्र जो गायत्री मंत्र का जो हम लोग पाठ करते हैं, ये यहां से लिया गया है ऋग्वेद से। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और सामवेद हो गया आपका। इसमें क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं कि ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10। सबसे प्राचीन है, इसमें किस चीज का वर्णन है? देवताओं की वंदना, स्तुति। अगर बनता है कि गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है, तो आपका ऋग्वेद से। सामवेद, इसमें क्या है? गायन के विषय में लिखा गया है या श्लोक है इसमें भारतीय संगीत का जन्म यहीं से होता है। भारतीय संगीत का जन्म जो है सामवेद से होता है। भारतीय संगीत का जन्म जो है वो सामवेद से होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है।
देवताओं वंदना स्तुति ऋग्वेद में, गायन संबंधित बात जो है, गायन जो है, गायन संगीत, श्लोक में संगीत या आपके यहाँ से यजुर्वेद, इसमें गद्य पद दोनों में है, गद्य और पद्य दोनों में भी है। और इसमें धनुर्विद्या का भी उल्लेख मिलता है, धनुर्विद्या का भी उल्लेख इसमें मिलता है। अगर पूछा जाए धनुर्विद्या किसमें मिलते हैं, यजुर्वेद में, और गद्य पद्य दोनों में है। और अथर्ववेद इसमें जो जादू टोना, तंत्र मंत्र, वशीकरण या झाड़ फूक, इन सब का उल्लेख हमारे अथर्ववेद मिलता है। यह सबसे तीनों में सबसे बाद का है। इसे चारों में पूछा जाए सबसे बाद का कौन है, सबसे बाद का है, तो इस तरह के जो प्रश्न बनेंगे सबसे बाद का कौन सा है, तो आपका अथर्ववेद हो जाए। क्लियर हुआ? वेद आप क्लियर? इतने से अगर प्रश्न वेद से बनता है, इससे बाहर नहीं जाएगा कि सबसे प्राचीन धर्मग्रंथ वेद, वेदों की संख्या 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में 10 मंडल है, सबसे प्राचीन है, वंदना स्तुति है, गायत्री मंत्र यहाँ किया गया है। सामवेद में गायन है, संगीत, भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यजुर्वेद में गद्य पद्य धनुर्विद्या, जादू टोना। तो इस हिसाब से आपका ये हो जाता है। और उसके बाद आता है आपका पुराण। पुराण के विषय में जानते चले। देखिए, भारतीय इतिहास है तो सबसे पहले हम स्रोत जान लेना कि हम इतिहास को कहाँ से जानते हैं। जैसे इतिहास कहता है कि कोई चीजें में विश्वास करते हैं कि इतिहास में ऐसा हुआ है, इसीलिए हम वेद से शुरू करें। वेद, आप वेद, पुराण, उपनिषद, जैसे इन चीजों का जो स्रोत है विदेशी आगमन यहाँ पर क्लियर रहेगा। तो हम एक वीडियो में आपको आद्य ऐतिहासिक हड़प्पा कवर कर लेंगे, एक वीडियो में सैंधव काल कवर कर लेंगे, उसके बाद आपका वैदिक काल हो ही जा रहा है। तो फिर जो है कि सिस्टम आपका आगे जाएगा, मौर्य, मौर्योत्तर, गुप्त, गुप्तोत्तर। इस हिसाब से आप प्राचीन हम बहुत तेज से कवर करें, क्योंकि यहाँ से प्राचीन भारत से 2 या 3 ही प्रश्न आपकी ज्यादातर आने की संभावना रहेगी। मिडवल से कुछ रहेंगे तो 4, और आधुनिक से ज्यादा आने की संभावना होगी। पुराणों की संख्या 18 है। कहा गया कि अष्टादश पुराणेषु, पुराणों की संख्या कितना है, अष्टादश, 18। तो संस्कृत में किस श्लोक है, अष्टादश पुराणेषु, पुराणों की संख्या कितना है, 18। इसमें क्या मिलता है, जैसे सबसे प्राचीन है ऐतिहासिक जो घटनाएं हैं, ऐतिहासिक घटनाओं का सबसे प्रमाणिक, सबसे अच्छा विवरण, सब घटनाओं का सबसे अच्छा विवरण, सबसे अच्छा विवरण जो है वो हमको पुराणों से मिलता है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक प्रश्न बनता है, सबसे प्राचीन पुराण क्या है, सबसे प्राचीन पुराण क्या है, तो मत्स्य पुराण सबसे पुराण है। 18 के विषय में आप जानने की जरूरत नहीं है, बस ये जानते रहिए कि कुछ लोग जान भी रहे हैं, पढ़े भी हैं, लेकिन हमको अपने लक्ष्य को सेट करना है, उस हिसाब से पढ़ना है कि पुराणों की संख्या कितना, 18। ऐतिहासिक घटनाओं का सबसे अच्छा विवरण मिलता है। सबसे प्राचीन पुराण क्या है, मत्स्य पुराण। तो इसमें एक चीज हो गया। यहाँ एक चीज है, जान लीजिए कि जो वेद है इसमें जो श्लोक है उनको क्या कहा जाता है। एक प्रश्न ये भी बन देगा, उसको ऋचा कहा जाता है। अब जो वेद के श्लोक उनको ऋचा कहा जाता है, छूट गया था, मेंशन कर दे रहे, इसको आप लिख लीजिए। अब इस तरह से आप लिखे हैं तो जो जब आप बैठेंगे तो सबसे पहले इसको आधा घंटा, 1 घंटे का वीडियो देखे हैं तो रिविजन करते समय वेदों की संख्या, वे सबसे वेद इनके रचनाकार वेदव्यास 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, पुराण 18 सबसे प्राचीन है। बस आपका 2 मिनट, मतलब 15 मिनट का काम आपका 2 मिनट में हो जाएगा। तो इसलिए जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप इसको नोट करते चलिए, वीडियो देख लीजिए और नोट करते चलिए।
नोट किए रहेंगे तो आपको आसानी होगी और रिवीजन करने में बहुत दिक्कत नहीं होगी, और इतिहास का आपका नोट्स ऐसे बन जाएगा कि आपको नोट्स खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद मनुष्य, अब एक चीज और चर्चा कर लेते हैं, मनुस्मृति। यहां से भी प्रश्न बनने की चर्चा है, हो सकती मनुस्मृति। अब जो स्मृति ग्रंथ है, स्मृति ग्रंथ का सबसे प्राचीन और प्रमाणिक स्रोत है, प्राचीन भी है और प्रमाणिक भी है। अब आप समझिए क्वेश्चन कि सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? वेद। ऐतिहासिक घटनाओं का बहुत अच्छा विवरण कहाँ मिलता है? पुराणों में। अगर देता है कि स्मृति ग्रंथ का प्राचीन प्रमाणिक स्रोत क्या है? मनुस्मृति। इस तरह से आपके क्वेश्चन बनेंगे। देखिए कुछ हम आपको रचना बता दें, इंपॉर्टेंट रचना प्राचीन इतिहास की जो पूछी जा सकती है। जैसे अर्थशास्त्र हुआ, कलहड़ की रात तरंगड़ी हुई, अष्टाध्यायी हुई। ये 2-3 रचनाएं हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्राचीन रचनाएं जो है मनुस्मृति, तो आपको वेद हो गया, पुराण हो गया, मनुस्मृति हो गया। अब समझिए रचना, प्राचीन भारत की रचना। नंबर 1 आप जान लीजिए अर्थशास्त्र। यहां से जो प्रश्न बनेगा कि अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन है? चाणक्य। इनका एक और नाम क्या है? विष्णुगुप्त, ये भी जान लीजिए। इनका एक नाम और क्या है? कौटिल्य। इनके 3 नाम है। अभी जब मौर्य जब पढ़ेंगे आप, तो मौर्य काल में आपको इनके मुख्य रूप से रचनाकार कौन है वो आपको मिलेगा कि चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे। इनका क्या पूरा है, पूरा आपको मिलेगा। तो अर्थशास्त्र में एक प्रश्न और बनता है कि अर्थशास्त्र किस पर लिखी गई पुस्तक है? तो अर्थशास्त्र जो है, या अर्थशास्त्र जाके अर्थशास्त्र मत लगाइएगा, यह राजनीति पर लिखी गई पुस्तक है। ये प्रश्न यह जो है, इसका बेस क्या है? पॉलिटिक्स है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि अर्थशास्त्र का रचनाकार कौन है? कौटिल्य। अर्थशास्त्र किस पर आधारित पुस्तक है? तो आप सीधे लगाइएगा राजनीति पर। नंबर 2 राजतरंगिणी। राजतरंगिणी ये किसकी रचना है? इसके रचनाकार कल्हड़ है। कौन है? कल्हड़। इसमें जो है सबसे मुख्य चीज, इसमें कश्मीर का इतिहास मिलता है। इसमें जो है इतिहास को संस्कृत साहित्य के हिसाब से लिखने का उल्लेख किया गया है। इसमें अगर मिलता है कि कल्हड़ की रात तरंगड़ी में कहाँ का इतिहास? कश्मीर का इतिहास। नंबर 3, और इसमें एक चीज है कि इतिहास को संस्कृत में इतिहास को क्रमबद्ध तरीके से लिखा गया है। इसलिए संस्कृत में इतिहास को क्रमबद्ध तरीके से लिखा गया है, इसलिए इसका महत्व है। कल्हड़, अगर उत्तर आते में लेखक कौन? कल्हड़। कहाँ का इतिहास है? कश्मीर का। और अगर प्रश्न बनता है कि संस्कृत में इतिहास को कहाँ व्यवस्थित लिखा गया, तो रात तरंगड़ी में। और अष्टाध्यायी, तीसरी पुस्तक आप जान लीजिए, अष्टाध्यायी। यह महर्षि पाणिनि की है और ये व्याकरण पर लिखी गई पुस्तक है। किस पे? व्याकरण। तो ये 3 पुस्तक है, बहुत सारे हैं, लेकिन हम इसको जानते चले कि यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। अगर आप लिख लेंगे अर्थशास्त्र, चाणक्य, विष्णु, कौटिल्य, राजनीति पर लिखी रात तरंगिणी कल्हड़ की है, संस्कृत में इतिहास लिखा गया कश्मीर का है, अष्टाध्यायी पाणिनि का, व्याकरण पर लिखी गई पुस्तक है। अब इस हिसाब से प्राचीन भारत के ये लगभग प्राचीन किताबें हैं जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। और एक चीज और जान लें कि प्राचीन भारत में जो विदेशी आगमन हुआ है, वो जो है कि क्या है? सबसे मेन चीज देखिए कि विदेशी यात्री
ना हेरोडोटस, हेरोडोटस इनके विषय में जान लें कि हेरोडोटस इनको इतिहास का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का पिता। यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, तो हेरोडोटस को। और इनकी बुक का क्या नाम है, हिस्टोरिका, हिस्टोरिका। इनकी बुक का नाम क्या है, हिस्टोरिका। तो कहने का मतलब है कि इनको भी आप जानने चाहिए कि इतिहास के पिता कौन है, हेरोडोटस। और एक चीज और पूछता है कि सिकंदर के समय, सिकंदर के साथ कौन कौन आया था, सिकंदर के साथ कौन कौन आया था, विदेशी यात्री में कौन कौन आया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। इनका नाम है निरियाकस, सिक्रेटस और अरिस्टेबुलस, अरिस्टेबुलस। ये तीन लोग सिकंदर के साथ आए थे। अगर बनता है कि प्रश्न सिकंदर साथ कौन आया था, तो उसमें निरियाकस रहेगा, तीन विकल्प और रहेगा, या अरिस्टोबुलस किसके साथ आया था, सिकंदर या लोगों का नाम रहेगा, इस हिसाब से। अब मेगास्थनीज, मेगास्थनीज। अब मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के, मौर्य काल में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय। और इनकी एक इंपॉर्टेंट पुस्तक है इंडिका, जो कि बहुत फेमस है और बहुत पूछी भी जाती है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में दो लोग थे, एक आपके कौटिल्य भी थे और मेगास्थनीज भी थे। चंद्र मौर्य में हम दोनों का और अच्छे से वर्णन करेंगे। और ये किसका राजदूत था, सिल्यूकस निकेटर का, सिल्यूकस निकेटर का राजदूत। अब यहां से जो प्रश्न आपका बनेगा कि मेगास्थनीज किसके समय में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। मेगास्थनीज की पुस्तक क्या है, इंडिका, किसके राजदूत थे, तो सिल्यूकस निकेटर के। और डायमेकस, डायमेकस ये किसके समय में आए थे, बिंदुसार के समय में। ये भी आपने बिंबिसार हलियट वंश का राजा था, बिंदुसार मौर्य काल का। और सीरियस नरेश अंतियोकस का राजदूत था। ये जो है जैसे सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, वैसे अंतियोकस का, सीरियस नरेश, सीरियाई राजा सीरियस नरेश अंतियोकस का राजदूत। यहां से भी प्रश्न बनता है कि कौन किसके दरबार में आया था, कौन किसका राजदूत थे। लोग राजदूत थे, संदेश लेके आए थे उसके लिए। और डायनीसियस, मेगास्थनीज, डायमेकस और डायनीसियस, नाम में थोड़ा डायमेकस बिंदुसार के, और डायनीसियस जो है वह जो है अशोक के दरबार में आया था। अशोक, ये चंद्रगुप्त मौर्य फिर बिंदुसार फिर अशोक, इस हिसाब से राजा हुए थे। तो डायनीसियस अशोक के समय में आया था। यह मिस्र नरेश का राजदूत था, जो मिस्र के राजा थे, मिस्र नरेश के राजदूत थे। मिस्र नरेश टालमी, मिस्र नरेश टालमी जो है उनके। सेल्यूकस निकेटर नहीं था, सीरियस ने अंतियोकस का था। और मिस्र नरेश टालमी फिलाडेल्फस थे, फिलाडेल्फस। तो बहुत ज्यादा इसमें नहीं हम देना है, बस इनको देखना है कि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था, डायमेकस बिंदुसार के समय, डायनीसियस अशोक के समय में।
सेल्यूकस निकेटर मेगास्थनीज राजदूत था, अंतियोकस का है और मिशनरेस टालमी का डायोनिसियस। तो इस हिसाब से आपका जो है ये इंपॉर्टेंट आगमन हो गए। और इसमें दो रचना और जान लीजिए कि एक थे टालमी, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी भारत का भूगोल। ये भी एक इतिहासकार थे, विदेशी आए थे। भारत का भूगोल याद रखिएगा। एक प्लिनी थे, ये सब रचना पूछा जाता है। प्लिनी की रचना बहुत फेमस थी, नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्ट्री, नेचुरल हिस्ट्री। तो भारत के भूगोल की रचनाकार कौन? टालमी, नेचुरल हिस्ट्री के। तो अगर हम आपको जाकर इसके विषय में बहुत खींच के काम कराते हैं तो तभी आपका लगभग काम हो पाएगा और बेसिक चीजें जो है वो आपको मिलती रहेंगी। और आपके जो है चीनी यात्री में आप समझ लीजिए कि चीनी, ये तो चीनी यात्री में पूछता है कि फाहियान, बहुत पूछता है फाहियान किसके समय में आया था। और एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। और देखिए ये चंद्रगुप्त मौर्य है, मौर्य वंश के शासक हैं, और ये चंद्रगुप्त गुप्त वंश के शासक। ध्यान देना है यहाँ पर कि मेगास्थनीज अगर आता है तो चंद्रगुप्त मौर्य ऑप्शन में है, चंद्रगुप्त द्वितीय है तो चंद्रगुप्त, यहाँ चंद्रगुप्त के साथ मौर्य जरूर लिखा रहेगा। और गुप्त के साथ अगर यहाँ मौर्य नहीं लिखा है तो जान लीजिए कि गुप्त वंश के शासक है। अगर गुप्त के साथ मौर्य लिखा है तो जान लीजिए मौर्य वंश के हैं, और गुप्त बात कुछ नहीं लिखा है जान लीजिए कि ये जो है गुप्त वंश के शासक हैं। फाहियान और होयनसांग, होयनसांग ये आपके हर्षवर्धन के समय में आए थे। हर्षवर्धन के समय में आए थे। और एक लेखक और आपके आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, होयनसांग। और एक अरबी लेखक थे, अरबी लेखक अल-बरूनी। ये भी बहुत जरूरी है। इनका पूरा नाम मोहम्मद अहमद इब्न अल-बरूनी था। और ये जो है कि महमूद गजनबी के साथ, महमूद गजनबी के साथ भारत आए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है। और तहकीक एक हिंद, तहकीक ए हिंद इनकी रचना है, जिसको भारत की खोज भी कहा जाता है। भारत की खोज। त्याग के प्राचीन इतिहास के स्रोत है। कहने का मतलब है कि इनके विषय में हमको प्राचीन इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। हेरोडोटस इतिहास पिता सिकंदर के समय में, निराकस अरिस्टोबुलस, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आए थे, इंडिका सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे, डायमेकस बिलसार के समय में आए थे, सीरियस नरेश अंतियोकस के राजदूत थे, और डायोनिसियस अशोक के समय में आए थे, मिशनर टालमी फिलाडेल्फस के राजदूत थे। टालमी भारत के भूगोल लिखे, प्लिनी नेचुरल हिस्ट्री लिखे, चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आए थे, होयनसांग हर्षवर्धन के समय में आए थे, अल-बरूनी महमूद गजनबी के समय में आए थे, तहकीक ए हिंद। ये हमारा प्राचीन इतिहास की जीके का पहला क्वेश्चन, पहला वीडियो रहा है। और कल हम आपको प्रागैतिहासिक काल मतलब पाषाण काल का बताएंगे, फिर अगले पे हड़प्पा, और उसके बाद हड़प्पा सैंधोसा। इस हिसाब से हम आपका वैदिक काल आपका लगभग पूरा ही हुआ है। तो हम आपको प्राचीन वीडियो हम आपको क्रम से एकदम देंगे, आपको बहुत आसानी होगी। और इसको आप पढ़ते रहिए, लिखते मैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपना जहाँ से पढ़ने में पढ़िए, लेकिन ये हम आपको पूरा बहुत सटीक वे में बताएंगे, आपको बहुत लाभ मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।